हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ये हमने देखा था। किस तरीके की होती हैं, दिशा क्या होती है इनकी, ये जाना था हमने। किस तरीके से आप इसे शो करते हैं, क्या ये दर्शाती हैं, और इनके गुणों के बारे में भी हमने जाना था। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी जो है स्ट्रेंथ दूर जाते हुए कम होती जाए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपके प्लस चार्ज से, हम ये मानते हैं। और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि जो आपकी फील्ड लाइंस है उनकी जो जो डेंसिटी है उससे हमें क्या पता चलता है कि फील्ड लाइन की जो फील्ड की है वो स्ट्रेंथ क्या हो। जैसे अगर हम बात करें इस एरिया की, ठीक है, और इतना ही हम एरिया यहाँ पे भी ले लेते हैं। अब इन दोनों एरिया को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों क्षेत्रफल को अगर हम कंपेयर करें, तो हम क्या देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि 3 जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही। यहाँ पे बात करें इसका एरिया भी सेम है, लेकिन यहाँ पे से एक विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही। तो जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जितनी कम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी उतना कम स्ट्रेंथ होगा। ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो कोई भी आपका, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब इससे जब दूर जाया जाता है, यानी इस आवेश से जब हम दूर जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर, विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम फील्ड लाइन से दूर जाते हैं तो फील्ड का प्रभाव कम हो जाता है, यानी फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आवेश के पास फील्ड की स्ट्रेंथ अधिक होती है, दूर जाए तो कम हो जाती है। इसको आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। ई आपका फॉर्मूला है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, Q अपॉन प्लस Q है मान लीजिए R²। यहाँ पर Q क्या है आपका, वो आवेश है जिसकी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, या जो सोर्स है, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम R की बात करें, R देखें तो R का स्क्वायर, R क्या दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है, यानी जितनी दूरी पे आपने एक टेस्ट चार्ज रखा है उस दूरी को दर्शाता है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा है तो ये दूरी आपकी, या यहाँ रखा है तो वो दूरी आपकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्यू की भी अगर हम बात करें तो क्यू भी कांस्टेंट है, जो सोर्स है, आवेश है, वो भी कांस्टेंट है, उसका मान भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा आपका एक नियतांक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, अगर हम ये इसको पूरे को नियतांक मान ले तो ये आपके पास जाएगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, विद्युत क्षेत्र होता है, वो दूरी के जो है स्क्वायर के व्युत्क्रम होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब क्या है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो यहाँ फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। और अगर आप वैसे भी देखें एक्सपेरिमेंटली, तो ये देखा गया है कि जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो आवेश के पास अधिक स्ट्रॉन्ग होती है, ज्यादा जो है काफी अच्छा उसका सघन
होता है और वहां पे स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, यानी दुर्बल हो जाती है, ठीक है। और ये किसके ऊपर निर्भर करता है, क्षेत्र रेखाओं की डेंसिटी के ऊपर। अब जैसे मैंने अभी बताया कि पास में एक आपने क्षेत्र ले लिया तो वहां से ज्यादा जो है क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, दूर में लेंगे तो वहां से कम होगी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान, the magnitude of the field is represented by the density of the field line, यानी जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, उसका परिमाण क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फील्ड लाइन की डेंसिटी के ऊपर, यानी क्षेत्र रेखाओं के घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। E is strong near charge, यानी जो E है वो आवेश के पास कैसा होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, प्रबल होता है। So the density of field lines is more near the charge and the line are closer. तो क्या होता है, घनत्व ज्यादा होता है, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और लाइन पास पास है। अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी अगर चार्ज से दूर जाया जाए, आवेश से दूर जाया जाए तो क्या होता है, द फील्ड गेट्स वीकर, फील्ड कमजोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। एंड द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन इज लेस, यानी जो फील्ड लाइंस है, क्षेत्र रेखाएं हैं, उनकी जो डेंसिटी है, उनका जो घनत्व है वो कम हो जाता है, रिजल्टिंग इन वेल सेपरेटेड लाइन, जिस कारण क्या होता है, आपकी जो लाइन है वो बेहद दूर दूर होती है। क्षेत्र के परिमाण को क्षेत्र रेखाओं के घनत्व द्वारा निरूपित किया जाता है। आवेश के निकट ई प्रबल होता है, अतः आवेश के निकट क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है तथा क्षेत्र रेखाएं सघन होती है। आवेश से दूर जाने पर क्षेत्र दुर्बल होता है तथा क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम होता है, परिमाण स्वरूप रेखाएं भी दूर दूर होती, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है, आप इसे नोट करेंगे, फिगर को बनाएंगे, ठीक, नोट कीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस जो हमने अभी पढ़ा कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, तो इसे यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हो। मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है जो ओ बिंदु पर प्लस क्यू, ठीक है, पॉजिटिव होगा, इससे क्या हो रही है, फील्ड लाइन निकल रही है, और जो ये फील्ड लाइन निकल रही है वो आपका 3D में निकल रही है, एक सॉलिड एंगल यहाँ पे डेल ओमेगा बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, दो एरिया ले लेते हैं, एक जो कि आपके Q के पास है, यानी आवेश के पास है, दूसरा जो आवेश से थोड़ा और दूरी पर। मान लीजिए एक एरिया है P1, दूसरा है P2। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से ये जो आवेश है, ये जो है दूरी के जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूरी के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर द सॉलिड एंगल बी डेल ओमेगा या डेल्टा ओमेगा। made by field lines b डेल्टा ओमेगा, यानी मान ले विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा ठोस कोण डेल ओमेगा बनता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि P1 में कितना एरिया ये सबटेंड कर रहा है, P2 में कितना कर रहा है,
लेट एट P1, मान लीजिए P1 में क्या होता है, द एरिया सबटेंडेड बाय द एंगल डेल ओमेगा बी R1 स्क्वायर डेल ओमेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने R1 ले लिया आपका OP1, ये तो R1 लिया। ठीक है, तो R1 लिया है, तो यहाँ पे डेल ओमेगा के द्वारा R1 स्क्वायर डेल ओमेगा एरिया यहाँ पे सबटेंड किया जाए। कैसे आया है ये देखते हैं। आपने जानते हैं सॉलिड एंगल के लिए जो आपका एंगल होता है वो बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका एरिया अपॉन आपका क्या होगा, दूरी का स्क्वायर। ठीक है, या रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, आर्क इक्वल्स टू, या जो आपका सॉरी एंगल जो होगा वो होगा आपका एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, जो एंगल होगा, तो यहाँ पे एंगल है डेल ओमेगा, एरिया आपका यहाँ पे हम P1 ले रहे हैं, आर क्या है आपका R1 है, यानी जो रेडियस है या जो दूरी है वो R1 है, तो इसका आपका ये P1 आ जाएगा R1 स्क्वायर डेल ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारी जो दूरी है P2 की, P2 की जो दूरी है वो R2 है, तो यहाँ पे हम इसके द्वारा यानी यहाँ पे जो एरिया सबटेंड किया जा रहा है इसकी हम बात करेंगे P2 एरिया कितना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, ठीक है, पहले हम यही लिख लेते हैं हिंदी में भी। मान लें P1 क्षेत्रफल पर, मान लीजिए P1 का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल R1 का स्क्वायर डेल ओमेगा। इसी तरीके से अगर हम P2 की बात करें, इसी तरीके से अगर हम P2 की बात करें तो आप लिखेंगे एट P2 एरिया सबटेंडेड बाय P2, अगर हम एरिया मान लें तो सबटेंडेड बाय द एंगल, एंगल डेल के द्वारा P2 पर कितना एरिया सबटेंड किया जा रहा है, कितना होगा आपका R2 दूरी है तो R2 का स्क्वायर डेल ओमेगा। P2 क्षेत्रफल क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर डेल। तो ये हमारे पास दो आपकी चीजें यहाँ पे आ गई। तो ये आपका कुछ इस तरीके से है, पहले आप इसे नोट कीजिए। अब हम मान लेते हैं कि जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दैट पासेस, यानी जो पास हो रही है, दैट पासेस थ्रू द एरिया P1 एंड P2। ठीक है, यानी n क्या है, n जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है जो कि P1 तथा P2 क्षेत्रफल से गुजर रही हैं या पास हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये है, ये आपका ऐसे है। अब
यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो P1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है वो E1 इक्वल्स टू है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस n अपॉन एरिया। एरिया कितना आया है, डेल ओमेगा R1 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम P2 की बात करें तो P2 का है E2 इक्वल्स टू n अपॉन डेल ओमेगा R2 का स्क्वायर। दोनों का रेशियो कर लेंगे E1 अपॉन E2, तो E1 अपॉन E2 n अपॉन डेल ओमेगा R1 का स्क्वायर एंड ऊपर आ जाएगा डेल ओमेगा R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका E1 और E2 का रेशियो यानी दोनों से जो आपकी फील्ड गुजर रही है उसका रेशियो आया R2 अपॉन R1, या सिंपली आप लिख सकते हैं E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये स्क्वायर है, ठीक है, R के स्क्वायर के यानी डिस्टेंस के स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा आपका, नोट करें। अब हम चलते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर, जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। बेसिकली किसी भी एरिया से, किसी भी सतह से जो फील्ड लाइन गुजरती है, जो फील्ड लाइन या क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स को दर्शाती है, ठीक है। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो आपकी फील्ड है वो आपकी किसी सरफेस से गुजर रही, फील्ड लाइंस बेसिकली, ठीक है, फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से गुजर रही। अगर हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस। क्या है ये एक जो है, ये क्या करता है, ये गणना करता है किसकी, कि जो आपकी फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किसी सतह से कितनी गुजर है। ऑल्दो द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ, यहाँ पे अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये अपने आप फ्लो नहीं करता, अपने आप प्रवाहित नहीं होता। इट इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज क्रिएटिंग द फील्ड। हम इसके माध्यम से क्या करते हैं, बेसिकली हम ये डिफाइन कर पाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्रबल है, ये हम इसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन जनरेट अ फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज एट एनी पॉइंट इन स्पेस। हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, कहीं पर भी जो है बल उत्पन्न हो सकता है, उसको हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र या प्रबल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की, तो वो क्या है, आपकी अदिश राशि है, यानी इसका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी एक अदिश राशि है। इट ओनली नीड्स द रिजल्ट टू एक्सप्रेस, यानी इसके पास सिर्फ एक रिजल्ट होना चाहिए इसे दर्शाने के लिए। इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी विद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू है, जो उसका मान है, वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता नहीं ही होती है, परिमाण की आवश्यकता ही होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। इसके हम एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, ये इसका क्या है, मात्रक है, नोट कीजिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई बराबर EA cos थीटा होता है। यहाँ पे हमने एक सतह ली है, एक सरफेस ली है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र पास हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरीके से पास हो रही है और आपका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा टिल्ट एंगल। अब यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका फाई इक्वल्स टू EA cos थीटा। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र से गुजर रहा है। A क्या है, एरिया। एरिया यानी इस सतह का एरिया, इस सतह का सरफेस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉस थीटा की, ठीक है। तो थीटा क्या है, यहाँ ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्रफल है, अगर हम इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो उसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। और आपकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं, थीटा एंगल। वही यहाँ पे आप थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे E क्या है, विद्युत क्षेत्र। A क्या है, आपका क्षेत्रफल या वो सतह का क्षेत्रफल जहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। और जो थीटा एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और एरिया के बीच का जो है एंगल। और हमेशा एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होता है सतह के, ये आपको ध्यान। ये हमारा ये टिल्ट में हो गया। अब आपके पास जब एक प्रॉपर शेप ना हो, अनइवन शेप हो, प्रॉपर शेप ना हो, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन E cos थीटा dA, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका पूरा एरिया को ले लेता है और यहाँ पे भी E आपका विद्युत क्षेत्र है जो कि इससे पास हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। dA क्या है, एरिया है, एक छोटा सा एरिया सेगमेंट, ठीक है। और ये एरिया सेगमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E cos थीटा d, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से है, नोट। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आपके एंगल में आपकी जो है एरिया रखा गया है और उसके अकॉर्डिंग फील्ड लाइंस उससे पास हो रही है और उस हिसाब से यहाँ पे आपके एंगल्स आप लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो E के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। A यानी एरिया या सतह की जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है और उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इन फिगर्स के माध्यम से नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। जैसे कि आप डायपोल की बात कर सकते हैं, द्विध्रुव की बात कर सकते हैं। द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली यहाँ पे हम जब भी द्विध्रुव या डायपोल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो पोल होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव पोल। उन्हें कुछ दूरी पे रखा जाता है तो हम उस कॉम्बिनेशन को डायपोल कहते हैं, ठीक है। अब डायपोल में आपके पास हमेशा दो ऑपोजिट चार्जेस होंगे, ठीक है। और ये दोनों जो पेयर होंगे वो बराबर होंगे और इनका साइन क्या होगा, विपरीत होगा और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाए, ठीक है। अब इसके कारण एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, मोमेंट क्रिएट होगा जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसे आप P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है, ये चार्ज का जो मान है, उसका जो परिमाण है यानी Q, और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है उनके उसके प्रोडक्ट के ऊपर, उसके गुणनफल के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है डायपोल में आपके पास दो आवेश होंगे जो विपरीत होंगे और बराबर होंगे और उन्हें किसी कुछ दूरी पे रखा जाए। An electric dipole is a pair of equal and opposite point charges minus q and plus q separated by a distance 2a, ठीक है। क्या कहा गया है, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से
और जो दूरी पर स्थित होते हैं उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और अगर हम बात करें डायपोल की तो डायरेक्शन आपकी जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अगर आप फील्ड की डायरेक्शन देखें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2 है, यानी ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, गुणनफल है किसका, आपके आवेश के परिमाण का और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे जो आपका डायपोल मोमेंट होगा, जैसे कि मैंने बताया, वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की कूलम मीटर होती है। इस बात का आपको ध्यान, ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात की। हमने ये देखा कि किस तरीके से विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी के साथ बदलती है, किस तरीके से दूरी पे ये निर्भर करती है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को भी हमने जाना, तो आपको इन सारे टॉपिक को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।